नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह हल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, और आज हम आपके सामने एक और एपिसोड लेके आ गए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई जानकारी लेकर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, आप जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे उड़ीसा से आए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक, जो लंबे समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई नया नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध है और कई रिसर्च ये कर चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशांत पाढ़ी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि आपने कब सोचा कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में आना है, और आपको कितना समय हो गया है? मेरे को तो करीबन 32 साल हो चुका है इसमें आने का। मैं मेडिकल पढ़ने का बहुत शौकीन था, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से मैं उसको नहीं पढ़ पाया था। तो लास्ट में जब हम कलकत्ता गए, कलकत्ता में ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन खुला था, तो वहाँ पे मैं एडमिशन लिया, और उसी दिन से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसके अंदर घुसा और देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बाकी जितने भी पद्धति हैं उससे थोड़ा हटके हैं, तो उसके लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बना और उसके अंदर मैं घुसा। तो आपने जैसे कि बताया कि आपको 32 वर्ष हो गए हैं, इन 32 वर्षों में आपने क्या देखा कि किन किन बीमारियों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा कारगर सिद्ध होती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं, ये तो एनर्जी बेस्ड साइंस के ऊपर आधारित है जी। सारे के सारे बीमारी जितना भी होता है शरीर के अंतर्गत, वो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी ही होता है। तो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, जो कि उसके लॉ ऑफ पोलैरिटी है। मेडिसिनल प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्शन हम निकालते हैं, उसी को वही बायो ऊर्जा को ही हम प्लांट का निकाल कर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्म में उसको देते हैं। मेथी साहब ने मैं उस पर बोला है, माई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन इज रेस्टोरेटिव न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो सेल के अंदर कोई भी घट जाए या कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको समान करने का तरीका ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। और इसीलिए मेथी साहब ने दोनों मेडिसिन बनाए, एक इंटरनल मेडिसिन बनाए, एक एक्सटर्नल मेडिसिन बनाए। तो इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ जब एक्सटर्नल मेडिसिन दिया जाता है तो उसके अंतर्गत सामंजस्य स्थापन होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, अंदर का और बाहर का, तो बीमारी सब ठीक हो जाता है। सारे के सारे बीमारी इसमें ठीक होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बीमारी के ऊपर ज़्यादा है, एक बीमारी को कम है। डायग्नोसिस सही होना चाहिए, मेडिसिन अच्छे मिलना चाहिए, तो सब सारे के सारे बीमारी ठीक होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि सभी बीमारियों पर कारगर सिद्ध होती है, तो अगर हम बात करें कैंसर की, जिसको सुन के ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, मरीज तो बीमार होता ही होता है, साथ में जो उसके परिजन होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा शौक हो जाता है कि अरे भाई व्यक्ति को कैंसर हो गया। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो क्या कैंसर जैसी बीमारी का जो इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है? जरूर, इसीलिए तो प्रसिद्ध है जी। कैंसर का जो एंटी कैंसरस मेडिसिन जो ये साइटोलॉजी के ऊपर बहुत प्रभाव पकाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन। कारण सब लोग कहते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, लेकिन जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है आपका बोन टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, सभी को अलग अलग डिजीज के तरह, अलग अलग कैंसर के तरह लोग बोलते हैं। लेकिन कैंसर एक ही है कि कोई भी सेल का एबनॉर्मलिटी हो और उसको लगाम उसका छोड़ दे। मान लो हमारे पिताजी लोग हमारा लगाम छोड़ दे तो हम बेकार हो जाएंगे। ऐसा ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बात कोई कुछ मानता नहीं हुआ आपका सेल वगैरह, बाकी जो ऑर्गेनल्स है, तो वो लोग उसके मन मर्जी करते हैं, उसी को बोला जाता है कैंसर। तो उसी कैंसर को ठीक करने के लिए तो हम बच्चे लोगों को पहले ठीक ना करें, हम पहले पिताजी को ठीक कर लें, न्यूक्लियस को ठीक कर ले, तो उसका जो प्रोटीन चेन है, जो जेनेटिक मटेरियल्स है, प्रोटीन चेन है, जिसकी वजह से वो कैंसर का शुरुआत हुआ,
एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, जेनेटिक फैक्टर भी है। ये सब जब ठीक हो जाएंगे तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। तो कॉर्ड से लेकर कैंसर तक सारे के सारे इलाज हमारा ईएच में संभव है। तो जैसे कि आपने बताया कि ईएच में सभी बीमारियों का इलाज है, चाहे हम कैंसर की बात करें जहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो घुटने टेकती हुई नज़र आती हैं। अगर ईएच की हम माने तो यहाँ पे कैंसर का इलाज संभव है। तो मेरा अगला जो प्रश्न है यही है इससे जुड़ा हुआ कि जो बहुत से लोग हैं बीमारियों से घिरे हुए हैं, आज का जो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, आजकल कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर घिरा हुआ है। तो ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि इसमें सारे इलाज संभव है? तो क्यों वो इसकी जानकारी उन तक नहीं है? क्या कारण देखते हैं आप? बहुत सारे कारण है इसका। इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो हर एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है या उसका क्षमता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो एक्चुअल फिलोसफी है, एक्चुअल प्रिंसिपल्स है, उसको पता नहीं होता और उसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिसिन जब आ जाता है दूसरे मेडिसिन भी कर लेते हैं। तो इसीलिए जो प्रॉपर मेडिसिन बने, अच्छी तरीके से बने और डॉक्टर का खुद का जो मोटिव है, हिपोक्रेटिक ओथ जो है मैती जी के समर्पित है, तो ऐसा करेंगे तो सारे के सारे बीमारी हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी जितना भी बीमारी हो रहा है तो ज़्यादातर मेटाबॉलिक डिजीजर्स ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम 80% बोल सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर में 10-15% होता है। बाकी तो रिस्क फैक्टर जो है बैक्टीरिया वगैरह ये सब छोड़ो, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह के चलते जितने भी एंटीबायोटिक्स अभी निकल चुका है, बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि जब एक गड्ढा में स्वच्छ पानी होगा तो कोई भी कीड़ी वहाँ पे नहीं पनपेगी। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है कि वो जो गड्ढा में जो पनप रहा है उसको स्प्रे लगाकर उसको मार देते, तो लार्वा मर गया एक बार, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही लार्वा, क्योंकि पानी तो गंदा हो चुका है ना, तो जब आप स्प्रे कर लोगे तो पानी थोड़ा सा साफ दिखेगा लेकिन फिर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब आपका यही है कि कहीं ना कहीं रियल ईएचपी दवा का अभाव है, शायद यही कारण है कि लोग इसकी तरफ नहीं खींच रहे हैं। हाँ, अभाव है। और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग कर रहे हैं। कोई उसको छान रहा है, कोई उसको तपा रहा है, कोई इसको कंपोज कर रहा है, कोई इसको जला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे नाम दे दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉपर प्रोसेस से हम जब निकले, जो बायोइलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन, जो बायो एनर्जी है प्लांट्स का, जो रेडियो वाइटल एक्टिव एनर्जी है प्लांट्स का, तो उसको एक्सट्रैक्शन करना थोड़ा सा, उसको हम स्पिरिचुअल नहीं बोलते, क्योंकि अल्केमी भी जो आया है ना, डिवाइन केमिस्ट्री से हमारा केमिस्ट्री निकला है। तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। वो प्रोसेस को हम अडेप्ट करें, वो साइंटिफिक है, वो प्रोसेस को अडेप्ट करके जब मेडिसिन हम निकालें और सही तरीके से वो मेडिसिन को अप्लाई करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहीं से कहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपके का कहना यही है कि जो मेटी साहब ने जो हमें तरीका बताया है, जो इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मतलब जो रियल मेडिसिन बनाने का तरीका है, शायद वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं रियल ईएचपी दवा का अभाव है। मेरा अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही है कि लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी इन दोनों को एक ही मानते हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत सारे डिफरेंस हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होम्योपैथी से उद्धृत है ऐसे कहते हैं हम लोग, लेकिन नहीं। कोई भी साइंस को पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष निकाल के उसी साइंटिस्ट ने वो दूसरा नाम देता है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो देता है, और उसको डिकोड करने के लिए बहुत दिन लगता है। तो बहुत सारे हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर निकल चुके हैं और उसको डिकोड करके कोई इलेक्ट्रोपैथी बोल देता है, कोई इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बोल देता है, कोई स्पेग्रिक थेरेपी बोल देता है, कोई कुछ भी बोलता है। लेकिन मैती साहब ने जो बोले हैं वो कभी भी दूसरे पैथी बोले नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही बोले। तो उसी सिद्धांत को लेकर हमको चलना पड़ेगा। मोडस ऑपरेंडी चाहे वो कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस करंचर का है, लेकिन मैती साहब ने बोले कि लाइफ इज इन ब्लड, इट्स बाइटेशन डिजीज एंड सिमिलर इज की। जो सिमिलर उसका है होम्योपैथी में वही सिमिलर नहीं है, उसका सिमिलिबस करंचर जो लाइक की और लाइक है। लेकिन हमारे जो सिमिलर है सब्सटीट्यूशन और रिडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज डिवेटेड इन ब्लड एंड लिवर, उसको हम कहेंगे, लेकिन वो सिमिलर हमारा सिमिलर नहीं है। तो इसमें हम फ्रेश प्लांट लेते हैं, होम्योपैथी में प्लांट्स भी ले जाता है, सरकोट लिया जाता है, मिनरल्स लिया जाता है,
ये हम डिजीज पर्सन के ऊपर करते हैं, वो हमको एकदम प्लेन पर्सन के ऊपर करते हैं, उसको डाटा ये करते हैं, वो बोलते हैं रिएक्शन नहीं करता है इसमें। हमारा मेडिसिन में भी पॉइजनस प्लांट है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में उसको अलग करते हैं 15 से 20 हमारे पॉइजनस प्लांट्स है ना। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग उसको करते हैं, जब मेडिसिन हमारा तैयार होता है, तो उसका पॉइजनस इफेक्ट कोड नहीं होता, ना अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सार्कोड्स, नोस्टोइड्स, ये जो आपका रेसिनोइड्स, फ्लेवोनॉइड्स कुछ नहीं रहता उसमें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रहता है, बोटेनिकल इथेनॉल रहता है, माइक्रो मिनरल्स रहता है ना, जो कि एक अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में घुलनशील हो जाता है, एको अल्कोहलिक सोल्यूबल हो जाता है, एको सोल्यूबल हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। कोई भी चीज़ हाइड्रोफिलिक बन जाए शरीर के अंदर तो वो ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। तो होम्योपैथी से कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। इसमें बहुत सारे डाइल्यूशन वगैरह में भी चेंज है, उसका जो रेशियो में भी चेंज है। होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सारे डिफरेंस हैं। मेथी साहब ने बोले ये कंज्यूमेशन, बट कंज्यूमेशन का मतलब है ये इसमें आउट डेवलप किया जा सकता है। तो इसको हम एडवांस वर्जन कहें होम्योपैथी का, तो ये कहना सही होगा? नहीं, एडवांस वर्जन तो नहीं है, हाँ कह सकते हैं एडवांस वर्जन, लेकिन होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, जो फिलोसफी है, ये फिलोसफी, इसका प्रिंसिपल कम्प्लीटली अलग है। उसका मतलब प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, यानी कि हमारे जो दर्शक अभी तक जो कंफ्यूज होते हैं कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेम है, एक सा ही है, वो बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग चिकित्सा पद्धति है और होम्योपैथी अलग चिकित्सा पद्धति है। मेरा अगला प्रश्न यही है कि अगर बात हो रही है एनर्जी की, अगर ये एनर्जी बेस्ड साइंस है हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये पूरे विश्व की फिजिक्स बेस्ड साइंस है? हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन इज कंपोज्ड विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों, मतलब दोनों क्यों मिला हुआ है कि जो भी हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो केमिस्ट्री। इसलिए मैं बोला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड माइक्रो मिनरल, जिसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, और दोनों का मिक्सिंग के लिए जो बोटेनिकल इथेनॉल जरूरत है उसी फर्मेंटेशन में आता है। तो इट इज ए कंपोजिशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जी, तो अभी इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, और एक हमारे पास जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं उन्हीं में से एक प्रश्न है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कई लोगों का कहना है कि ये एंजाइम्स बेस्ड है, और जैसा कि हम तो सुनते ही हैं कि ये एनर्जी बेस्ड है। तो इस तथ्य पर आप क्या तर्क देना चाहेंगे? Yes, energy can be stored. Energy can be stored. Each and every substances contain energy. तो एनर्जी को स्टोर किया जाता है, जो हमारा यहाँ पे जो मिलता है एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्योर एंजाइम वो नहीं है, उसको हम को एंजाइम्स, को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर जाकर वहाँ एंजाइम्स पैदा करता है अंदर में जी, हमारे बॉडी के अंतर्गत। वो को फैक्टर जाकर हमारा एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि एक एंजाइम मॉलिक्यूल 10,000 सबस्ट्रेट को विद इन 1 सेकेंड कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि एक ड्रॉप हम दब देते हैं तो काम कैसे तुरंत कर लेता है। इसी के चलते एनर्जी कैनॉट बी मैन्युफैक्चर, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ओनली ट्रांसफर। तो हमारे जो ये को फैक्टर्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसको जो एनर्जी है उसको एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे एटीपी फॉर्मेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में आपको जाना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट को, वहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होगा, तब जाकर एटीपी फॉर्मेशन होगा। उसी से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होता है, 0.002 मिलीवोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। किसी का इलेक्ट्रिसिटी 57 mHz हो जाता है तो एप्सन बेरी डिजीज हो जाता है, किसको और कम हो जाता है तो 20 को आ जाता है तो मर जाता है लोग। तो उसी इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस को बैलेंस करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है। तो इसीलिए इट इज एनर्जी बेस्ड साइंस, एनर्जी बेस्ड साइंस है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न यही है कि आप इतने लंबे समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, इतने लंबे समय से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो भविष्य क्या देखते हैं भारत में इसका? भविष्य उज्जवल है, बहुत जल्दी हम आईडीसी जो है ना हमको रिकमेंड करेगा जरूर जी। हम ऐसे तथ्य उसको आगे उत्थापन करेंगे कि आईडीसी देगा हमको कितना स्टूडेंट है, कितना ये है, कितना सिलेबस है, वो मांगने से हमारा कुछ भी नहीं है, वो ये है। लेकिन जो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक जो साइंस है, जिसके चलते उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितना लोग बेनिफिटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहा है कि नहीं, इसको देखेगा गवर्नमेंट। और उसके बाद हम तो कहते हैं 5 लाख, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से तो 25 लाख 50 लाख तो गए जी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि कोई नर्सिंग होम में है, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल का जो है, मैं तो 25-50 लाख हैं अभी जी। लोग कहते हैं कि 4-5 लाख 2-3 लाख है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 50 लाख है।
लेकिन वो दूसरे जगह में है कि कोई नर्सिंग होम में है, कोई प्रैक्टिस अपने क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये होगा, जरूर होगा, ये रिकग्निशन होगा जरूर। अगर गवर्नमेंट चाहेगा एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोफेशन, 91G कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहता है कि आपको राइट का एजुकेशन है, उसको एजुकेशन के बाद आपको राइट टू प्रोफेशन होना ही है। लेकिन ये क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं है, इसमें ये री हाइपर एक्शन है, इसमें रिएक्शन नहीं है। री हाइपर एक्शन मतलब द री एस्टेब्लिश द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन, इसीलिए तो होमोस्टेसिस जुड़ा है होम्यो से जी। तो जो फिजिकल एंड केमिकल कंसिस्टेंसी ऑफ सेल जो है उसको ठीक कर देता है, इसीलिए उसको हमें होम्यो कहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का होम्यो शब्द जुड़ा हुआ है। कैसे करता है? तुरंत करता है, इसीलिए इलेक्ट्रो शब्द जुड़ा है जी। तुरंत करता है, एनर्जी ही तुरंत कर सकता है, बाकी केमिकल उतना नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, करेगा अभी, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये आएगा, आ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने बात करी आईडीसी की, अभी हाल ही में एक मीटिंग होनी थी आईडीसी की जो अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई है। डीएचआर ने प्रस्ताव मांगे थे, जैसा कि आपने ही बताया कि प्रस्ताव मांगे थे सारे एज डॉक्टर्स से। सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ने भी अपना यहाँ से एक प्रस्ताव रखा और हमें जानकारी मिली है कि आप सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के टीम के साथ सदस्य बनकर उस मीटिंग में, जब भी वो शेड्यूल होगी मीटिंग, उस पर आप सदस्य बन के वहाँ रहेंगे। जरूर। तो ऐसा क्या कारण है कि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ही क्यों? और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्हें भी प्रस्ताव सौंपे हैं, तो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ही क्यों चुना आपने? मुझे अच्छा लगा जो एनर्जी बेस्ड साइंस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, इसके बिहेवियर्स भी अच्छे लगा, और कहीं पे भी कोई सुपरियर नहीं होता, कितना भी वो पाठ पढ़ ले, कितना भी ये कर ले, लेकिन सुपरियर नहीं होता। मनुष्य होता है, जो ह्यूमन की तरह ह्यूमनिटेरियन वे में जो ट्रीट करते हैं वो लोगों को मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सिन्हा अनुसंधान केंद्र से जुड़ा हुआ अभी, और वो जो बोलेंगे मेरे जितना काबिलियत है, अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द आईडीसी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशांत, आप यहाँ आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही हम आशा करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा को जल्द से ही जल्द भारत में मान्यता मिले, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सुशांत पाडी, जो हमें बता रहे थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भारत में जो भविष्य है वो उज्जवल है। साथ ही वो ये भी आशा कर रहे हैं कि जल्द ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भारत में मान्यता मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।